हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए और जो कुछ भी आपके मन में आता है वो कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, ठीक है। जो कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं पेड फैसिलिटीज के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करने पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग सीखेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग सीखेंगे तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण, देखिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखा कीजिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट बात है हम सब कुछ बताते हैं वीडियो में, और उसके अलावा कुछ भी नहीं बताते हैं। जो इंपॉर्टेंट होता है वही बताते हैं, सब कुछ बता देते हैं, छोटी से छोटी बातें। और बाद में आप लोग मतलब कमेंट करते हो कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा मतलब ध्यान से, ठीक है। हम सब कुछ बता देते हैं। जो आप डाउट पूछते हो वो मैं पहले से वीडियो में बता चुका होता हूं, लेकिन फिर भी आप अगर ध्यान से नहीं देखते हो तो आपके समझ में चीजें नहीं आती। अब देखिए ध्यान से, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। सीधी सी बात है, चर आप पहचानते हो, ये हो गया पहला चर, ये हो गया दूसरा चर। इसमें दो चर है इसलिए ये दो चर वाला समीकरण है। रैखिक क्यों है? लीनियर है क्योंकि देखिए पावर जो है चर पे वो 1 है, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन है। और एक चीज देखिए, यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दो इक्वेशन, ये दोनों एक ही मतलब एक ही क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें दो इक्वेशन होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ध्यान से या नोट भी करिएगा, जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो नोट करते जाइए। देखिए होता क्या है, दो इक्वेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन। यहाँ पर x एक वेरिएबल है और दूसरा जो है वो y है, तो दो वेरिएबल्स का जब हमको वैल्यू पता करना होता है तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए। इससे पहले जब हम इक्वेशन बना रहे थे तो उसमें केवल x या y एक ही वेरिएबल था, एक ही कोई वेरिएबल था, x y z a b c कुछ भी था तो एक ही था। तो उसके लिए मुझे एक ही इक्वेशन की आवश्यकता होती थी और हम सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। अगर तीन वेरिएबल होगा तो तीन इक्वेशन चाहिए, चार वेरिएबल होगा तो चार इक्वेशन चाहिए, पांच वेरिएबल हो तो पांच इक्वेशन चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरह से ये चीजें होती है। तो हम लोगों को अभी दो चर वाला रैखिक समीकरण सीखना है। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? दो। तो इक्वेशन कितने चाहिए? दो। तो दो इक्वेशन दिया गया है, पहली बात ये क्लियर हो गया। और वेरिएबल तो आप पहचानते हो, इसमें x और y है, कोई भी m n a b कुछ भी हो सकता है, x y z मतलब कुछ भी होगा, दो वेरिएबल्स होंगे और दोनों का जो वैल्यू है वो हमें पता करना होगा, ठीक है। दोनों का जो वैल्यू है वो हमें पता करना होगा। तो वो कैसे करेंगे उस पर भी हम आएंगे, हम आपको सिखाएंगे, सब कुछ डिटेल में बताएंगे कि वो कैसे होता है और कैसे उसको पता किया जाता है। तो एक चीज तो आप समझ गए, तो ये वेरिएबल है, दो वेरिएबल होंगे, दो इक्वेशन चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट चीज जो है वो हम आपको बताते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि जब भी आपके सामने इक्वेशन आएगा दो चर वाला तो वहां पे तीन कंडीशन हो सकते हैं। इस बात को भी हम बताएंगे, उससे पहले की इंपॉर्टेंट बातें वो बताते हैं हम आपको। देखिए ये जो इक्वेशन है ना, मान लीजिए ये इक्वेशन पहला और ये इक्वेशन दूसरा, ठीक है। तो मान लीजिए पहला इक्वेशन हम लेते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 5। हम करेंगे क्या, x का अलग अलग मान लेंगे, y का भी अलग अलग मान लेंगे। मतलब x के जगह पे कभी 1 लेंगे, कभी 2 लेंगे, कभी 3 लेंगे, y की जगह पे भी कभी 1, कभी 2, कभी 3, कुछ भी -1, -2 या 0 कुछ भी आप लेकर के अलग अलग वैल्यूज लेके अगर आप निकालोगे, मतलब ऐसा करोगे, कभी x का वैल्यू लेके y x के जगह पे अपने मन से 1 2 3 4 कुछ भी देके y का वैल्यू पता करोगे, ठीक है। अब कभी क्या करोगे,
तो या आप ऐसा भी कर सकते हो कि y के जगह पे आप 1 2 3 बारी बारी से रखते हुए 4 5 6 कुछ भी -1 -2 कुछ भी रख के x का मान पता करोगे तो आपके पास पॉइंट्स आएंगे। पॉइंट्स मतलब ऐसे ऐसे वैल्यूज आएंगे जिसमें x और y का मान हो। x आप अपने मन से रखते जा रहे हो वो भी नोट करोगे, और x के रखने पर y का जो मान आ रहा है वो भी नोट करोगे। तो उससे होगा क्या, वो मान लीजिए 2 पॉइंट आप निकाल लोगे। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ आया ग्राफ पे, एक पॉइंट यहाँ आया ग्राफ पे, तो इस दोनों पॉइंट को जब आप मिलाते हो, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर नहीं मिला, मान लीजिए 2 पॉइंट आपको मिलता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ध्यान से देखिए, एक चीज हम यहाँ पर क्लियर ही कर देते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, आपका क्लियर हो जाएगा। और वैसे हम इसको छोड़ देंगे तो फिर क्लियर नहीं होगा मुझे लग रहा है। जैसे देखिए x + y = 5 है, ठीक है। तो x के जगह पे हम एक बार क्या करते हैं, x के जगह पे 1 ले लेते हैं। तो x के जगह पे अगर 1 हम यहाँ पर रखेंगे तो y का मान कितना होगा? देखिए x की जगह पे 1 रखते हैं तो एक चर वाला रैखिक समीकरण तो आता है, तो उसी पे हम बना लेंगे। तो y = कितना हो जाएगा, 5 - 1 = 4। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहला जो मेरे पास पॉइंट आया है, जब हम x बराबर 1 लिए तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 4 आ गया। इसको यहाँ पर नोट करके रख लेते हैं, ये काम में आने वाला है। एक और पॉइंट हम पता करते हैं, ठीक है, एक और पॉइंट पता करते हैं। अब x के बराबर x = 2 लेके एक बार आप क्या करिए तो चेक करिए, हम भी कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए x + y = 5 है, तो हम क्या करते हैं, x बराबर 2 ले लेते हैं। तो x बराबर 2 लेंगे तो 2 + y = 5 करेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 - 2 = 3। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर x बराबर हमने क्या लिया 2, तो y बराबर मेरे पास क्या आ गया 3, ठीक है। ये 2 पॉइंट आ गया हमारे पास, 2 पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो ग्राफ यहाँ पे दिया गया, इस पे हम इसको पुट करेंगे। तो x बराबर ये देखिए, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये x एक्सिस है, और ये वाला जो लाइन होता है ये y एक्सिस होता है। तो ये ग्राफ आप लोग कभी देखे होंगे, कभी सीखे होंगे स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में, कहीं पर भी आपको ग्राफ कुछ ना कुछ तो पता होगा कि ये ग्राफ होता है, यहाँ पर 0 0 होता है, बीच में ये x एक्सिस y एक्सिस होता है, तो उतना आप समझते होंगे। अब देखिए x = 1 और y = 4, तो x बराबर 1 तो यहाँ है 1 और यहाँ है 1, और y = कितना है 4, तो 4 पे चलिए 2 3 4 यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 1 4 1 4, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब ये दूसरा लीजिए, x = 2 और y = 3, तो x = 2 कहाँ पे है, x = 2 यहाँ पर है, और y = 3, तो 1 2 3 यहाँ पर है। अब देखिए ये वाला पॉइंट हो गया। अब इस दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, एक सेकंड मिलाने दीजिए हमें, हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। तो दोनों पॉइंट को जब हम मिलाए तो देखिए एक सरल रेखा हमारे पास आ गया, मतलब एक सरल रेखा, सीधा रेखा एक हमारे पास आ गया। तो कहना हम ये चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया गया है ना, इसको अगर आप ग्राफ बनाओगे ना इसका, इस इक्वेशन का, तो आपको क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा फिर ये, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्राफ बनाओगे तो आपको एक सरल रेखा मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो दूसरा इक्वेशन हमारे पास दिया गया है, दूसरा इक्वेशन, इसको भी हम अगर x और y का मान अगर निकाल लेंगे 2 पॉइंट, तो एक तो लाइन हमारे पास आ ही जाएगा। अब जो भी लाइन आए वो लाइन हमारे पास आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, ये जो इक्वेशन, ये जो दिया गया है ना, ये अगर ग्राफ बनाते हैं तो एक सरल रेखा आता है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि सरल रेखा आता है, और ये समझा क्यों रहे थे, चलिए अभी आपको पता चल जाएगा।
ध्यान से देखिए, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, जितने देर की ये वीडियो है उतना देर जो भी इम्पोर्टेंट बात है हम वही करते हैं। जितना देर का ये वीडियो है उतना देर हम केवल इम्पोर्टेंट बात करते हैं। तो अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखोगे तो फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। एक एक छोटी से छोटी बात हम बताते हैं, लेकिन अभी जो बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको क्या बताएं, जो इक्वेशन दिया गया है वो अगर आप ग्राफ बनाते हो तो एक सरल रेखा आपको मिलता है, तो वो क्यों बताएं अभी आपको पता चलेगा। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सीख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, इंटरसेक्ट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन, ये तीन चीज क्या है। अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए, सीरियसली सुनिए। जब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपके पास तीन तरह की चीजें, तीन सिचुएशन आपके पास हो सकता है। वो तीनों सिचुएशन क्या है? पहला, कि जो समीकरण दिया गया है उसका केवल एक आंसर आए, मतलब केवल एक, ओनली वन आंसर, ओनली वन, ये नहीं कि वन मतलब एक ही आंसर आए। दूसरा क्या हो सकता है कि बहुत सारे आंसर आए। दूसरा क्या हो सकता है, मतलब बहुत सारे आंसर आए, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है कि कोई आंसर नहीं, मतलब उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है, ऐसा हो सकता है। तीन चीजें हो सकती हैं, ध्यान दीजिए। पहला कि एक ही आंसर आए, दूसरा कि बहुत सारे आंसर आए, तीसरा कि कोई आंसर नहीं आए। तो वो कब होता है, मतलब ये जो बोले अभी आप नोट करना चाहते हैं तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तीन चीजें हो सकती है, या तो एक आंसर आए, या बहुत सारे आंसर आए, या कोई आंसर नहीं आए, ठीक है। ये तीन चीजें हो सकती है। तो वो कैसे हो सकता है? तो अब देखिए, जब देखिए, जब वो जो लाइन बनता है, दोनों समीकरण का हम लाइन बनाएंगे, और वो लाइन अगर एक दूसरे को ऐसे काट रही है, जैसे यहाँ पर मैंने इसको काटा है, उस तरह से अगर ये काट रहा है, तब जैसे देखिए यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो बिंदु है यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है। तो इस तरह का जब ग्राफ बनेगा तो उसका एक आंसर आएगा, मतलब एक ही आंसर होगा। जो भी आंसर आए, x आ सकता है 2, y 3, कुछ भी आएगा, लेकिन एक ही हल होगा, केवल एक हल होगा। समझ रहे हैं आप बात को? केवल एक ही हल होगा। अगर ऐसा हो कि वो कोइंसिडेंट लाइन, मतलब ओवरलैप करे, मान लीजिए एक रेखा ये है, मतलब दो समीकरण दिया रहता है, आप ध्यान से सुनिए इस बात को, दो समीकरण दिया रहता है और दो लाइन खींचेंगे तो एक ऐसा हो और दूसरा उसी लाइन पर आ जाए, तब क्या होगा? जैसे देखिए, एक पहले समीकरण का बनाए तो ये येलो कलर वाला हो गया, और दूसरे समीकरण का अगर बनाए तो ये रेड कलर वाला हो गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अनेक आंसर आएंगे, मतलब इनफाइनाइट आंसर होगा, अनेक हल, अनंत हल, इनफाइनाइट हल होंगे, अनेक हल होंगे। समझ रहे हैं बात को? मतलब दोनों एक दूसरे पे सब जगह काट रहा है, बहुत सारे जगह, प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है, तो बहुत सारे आंसर होंगे। यहाँ पर एक बिंदु पर काट रहा था तो एक हल हुआ। और तीसरा बात देखिए, वो क्या है, वो ये है कि कभी कभी ऐसा होगा कि एक का आप अगर बनाओगे तो ऐसा सीधा बना, और दूसरे का आप बनाओगे तो ऐसे पैरेलल मतलब समांतर। तो समांतर रेखाएं होंगी जब ऐसा हो कि पहले इक्वेशन का ऐसा लाइन बन जाए, दूसरे का ऐसा, मतलब एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटे, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हो, तब होगा कोई हल नहीं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10वीं कक्षा में है तब तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप 10वीं कक्षा में है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल लाइन होगा तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम आपको समझाते हैं।
आगे हम आपको समझाते हैं कि और क्या है इसमें बताने के लिए। इतना चीज हम आपको बता चुके हैं, जितना भी बता चुके हैं ध्यान से आप लोग समझ चुके हैं कि क्या सब होता है। नहीं समझे हैं वीडियो को फिर से देखिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं, जब भी आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया जाएगा, मान लीजिए x + y = 7 और 2x - 3 = 8, ये समीकरण आपको दिया गया, ठीक है। बोलेगा कि इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपके पास चार तरीके हैं। पहला क्या है? पहला है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि मतलब ग्राफ बना के सॉल्व किया जाता है, ठीक है। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। हिंदी में बता देते हैं, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है ही। और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि, ठीक है। और चौथा है हमारे पास ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ब्रज गुणन विधि, ठीक है। ये चार तरीके हैं, चारों में से आप कोई भी अपना सकते हो, ठीक है। चारों में से आप कोई भी अपना सकते हो। अगर 10th क्लास में हो तो आपको ये चारों सीखना चाहिए, ठीक है। 10वीं कक्षा में आपको चारों तरीका सीखना पड़ेगा। मतलब होता क्या है कि एग्जाम में दे देता है कि आपको बोल देगा कि इस विधि से बनाएं, खास तरह से बोल देगा कि ग्राफीय विधि से बनाएं या प्रतिस्थापन विधि से बनाएं या फिर विलोपन विधि से बनाएं या फिर ब्रज गुणन विधि से बनाएं। लेकिन जब आप 10वीं कक्षा से आगे बढ़ जाते हो और जब आप जनरल कंपटीशन या किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप मैथ बना रहे हो, तो कोई भी, या 11th 12th में हो आपको जरूरत पड़ी, तो आप इसमें से जो आपको आसान लगेगा वही आप इस्तेमाल में लाओगे। तो इसमें से जो इस्तेमाल करने लायक है, जिसमें समय बचता है और सही होने की संभावना मतलब अधिकतर, मतलब आसान समझिए, आसान भी होगा, समय भी बचेगा। पहला है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। ये दोनों आसान है और समय बचता है इसमें। और ये जो ग्राफीय विधि है, तो आप ग्राफीय विधि से सॉल्व करने जाओगे तो आपको समय भी लगेगा, ग्राफ बनाओगे, बहुत लंबा चौड़ा है। मतलब 10वीं कक्षा में तो सीखना पड़ता है, वहाँ तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपको मार्क्स लाने हैं तो वहाँ आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन जब आप 10वीं कक्षा के नहीं हो तो आपको ये दोनों विधि में से सीख लो और इस दोनों में से आपको जो आसान लगे उसका इस्तेमाल करना। और ये जो ब्रज गुणन है ये कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब 10वीं कक्षा में हो तब तो कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी सीखना पड़ेगा। लेकिन ये मतलब कहीं आप किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में, तो उस मतलब जनरल कंपटीशन के एग्जाम में, तो वहां पर ये विधि काम में आने वाला नहीं है। वहां पर या तो आप प्रतिस्थापन यूज करोगे या विलोपन यूज करोगे। तो हम आपको ये दोनों विधि सिखाएंगे, विलोपन और प्रतिस्थापन, सही है। तो ये दोनों विधि आपको सिखा देंगे, जो आसान लगेगा उसका इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। ऐसा इसमें होता है, समझ गया ना इसमें क्या होता है। मतलब 3 तरह की चीजें होती हैं, या तो एक ही आंसर आए, या दूसरा ये हो सकता है कि बहुत सारे आंसर आए, या तीसरा ये हो सकता है कि कोई आंसर नहीं आए, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो 2 इक्वेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। यही है आज के वीडियो में, मतलब यही हम समझाना चाह रहे थे। जो बेसिक है इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कल मतलब जब हम नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें हम प्रतिस्थापन विधि सिखाएंगे, तो उसमें आपका ये कंप्लीट होना चाहिए और एक चर वाला रैखिक समीकरण वो भी कंप्लीट होना चाहिए। ये दोनों जब क्लियर होगा आपका, तब जाके आपको वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तब जाके आपको वो चीजें समझ में आएंगी। तो आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कीजिए और उसके साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।